हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर और आपका सभी का एक बार मैं फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजेस क्लासेस में। और आज का हमारा लेक्चर है केमिकल कैलकुलेशन के ऊपर। बिहेवियर एनालिसिस का चैप्टर हमने उसको मुकम्मल तौर पर पूरा कर लिया जितना उसमें हमें पढ़ना था। ये हमारा उसके बाद थर्ड चैप्टर है केमिकल कैलकुलेशन। ये हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है केमिकल कैलकुलेशन का, जो काफ़ी छोटा होने वाला है। मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही टॉपिक मुझे आपको समझाना है। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल कैलकुलेशन जो है हमारा चैप्टर, इसमें बस हमारे पास एक ही चीज़ पढ़ने के लिए है। क्या है बाबू पढ़ने के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि पूरे यूनिवर्स में मास और एनर्जी कंजर्व है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये देखते हैं कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ख़त्म होता जा रहा है ना। जैसे मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जलती है, मोमबत्ती जली, मोमबत्ती पिघली, मोमबत्ती ख़त्म। जब तक मोमबत्ती जल रही थी, जब तक मोमबत्ती था, तब तक हमें रोशनी मिल रही थी, और मोमबत्ती ख़त्म तो वो ख़त्म। मतलब मोमबत्ती जल के क्या हो गया? ख़त्म हो गया। एक मिनट, हाँ, तो जैसा कि मैंने मोमबत्ती वाले एग्जांपल में भी आपको बोला कि मोमबत्ती हमने जलाया, मोमबत्ती जली, जब तक जली तब तक रोशनी में मिला। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मोमबत्ती जल रही है, जल के ख़त्म हो जा रही है। तो मोमबत्ती एक तरीके का क्या है? मास है ना, वो कीमियत है। मोमबत्ती जला रही है, मास है, मास जला, ख़त्म हो गया, ख़त्म। उस तरीके से और हम ये देखते हैं, जैसे कोयला, अभी जैसे बोले जाता है कि कोयला ख़त्म होता जा रहा है, कोयले की मिकदार है ना। कोयला ज़मीन से खोद के निकाला जा रहा है, उसको एज ए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। घरेलू कामों में पहले तो बहुत घरेलू कामों में इस्तेमाल होता था, अभी कम इस्तेमाल हो रहा है, बट फिर भी कोयले की खदान से कोयला भी निकाला जा रहा है। जैसा बोला जा रहा है कि कोयला निकाला जा रहा है, कोयला को यूज़ कर रहे हैं, तो कोयला जल के ख़त्म हो जा रहा है। ये हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, बट हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हकीकत में क्या होता है? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लवाइजियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, माफ़ करना अगर प्रोनाउंसिएशन मैं सही से ना कर पाया हूँ तो, ठीक है। ये रशियन साइंटिस्ट, और इनका नाम आप लोग जानते हो किस तरीके से होता है इन लोगों का। तो लवाइजियर, पूरा नाम इनका, पूरा नाम से मतलब नहीं, लवाइजियर ने लॉ दिया इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके कि नेचर में जितनी भी चीज़ें, मतलब नेचर में जो मास है और जो मास है वो आपका कंजर्व है। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन से पहले आपने जितना मास लिया था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहेगा। एकदम सिंपल एक केमिकल रिएक्शन से हम लोग इसको समझते हैं। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा करके पानी बनाते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा H2O। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 होता है, 2 पीस है तो 2 ग्राम होगा, और इसका हम लोगों को पता है कितना, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। दोनों मिला करके हमारा कितना, 18 ग्राम आना चाहिए, है ना। जैसे कि उन्होंने कहा कि रिएक्शन से पहले जो मास है, रिएक्शन के बाद भी वही मास होगा, ना मास घटेगा ना बढ़ेगा। उनका कहने का मतलब यही है, ठीक है। देखते हैं आगे हम लोग। तो हाइड्रोजन का क्या था? 2 अब प्लस 16, वाह, चलो 18 ग्राम आ भी गया। तो ये भाई हमारा 18 ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो चलिए यहाँ पर तो इस केमिकल रिएक्शन में हमारा ये बात उनका वैलिड हुआ कि चलिए ठीक है, मास हमारा कंजर्व है, यानी कि जितना हमने लिया हमें उतना ही मिला, ना तो वहाँ पर कुछ घटौती हुई ना कुछ बढ़ोतरी हुई। तो इन्हीं सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके इन्होंने अपना लॉ दे दिया, एक स्टेटमेंट बनाया। उन्होंने बोला कि आप ना तो मादे को ख़त्म कर सकते हैं ना पैदा कर सकते हैं, बस जो है आप उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, है ना। शक्लों का तबादला होना, वो देखो जैसे बताते हैं हम, लोहे में जंग लगना। लोहे में कभी लोहे को देखे वो जंग लगते हैं ना, लोहा जब होता है तो वो मस्त अपना रंग में होता है एकदम। जब जंग लग जाता है उस पर, तो उसमें देखोगे वो लाल रंग का दिखाई देता है। एक्चुअली उस पर लाल रंग की परत चढ़ जाती है। तो लोहा जब होता है, लोहे को जब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या करता है, लोहा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। और वो आयरन ऑक्साइड ही एक्चुअल लाल कलर का होता है जो हमें लोहे के ऊपर दिखता है। तो लोहे के ऊपर जो परत दिखती है लाल रंग की, कभी जंग लगे हुए लोहे को ऐसे करना, उसको खुरचने की कोशिश करना, तो वो जो लाल रंग का परत होता है वो परत झड़ जाता है, वो आयरन ऑक्साइड का परत होता है, और उसी को हम बोलते हैं जंग लगना। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू लवाइजर ने ये बताया कि जो मादा है वो ख़त्म नहीं होता है ना ही बढ़ता है, बट अपनी शक्ल को तब्दील करता रहता है, ठीक है। जस्ट फॉर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग पेड़ का। जब पेड़ को काटा जाता है तो पेड़ को काटने के बाद पेड़ तो ख़त्म हो गया, बट पेड़ अब जो कटा तो पेड़ से जो लकड़ी हमें मिली, पहले पेड़ था, अब उसका शक्ल क्या हो गया, सिर्फ लकड़ी में तब्दील हो गई। अब उस लकड़ी को जैसे अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग काट करके जैसे भी फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती है डेकोरेशंस की,
तो क्या हुआ यहाँ पे मादे की शक्ल तब्दील हो रही कि नहीं हुई? मादा तो वही है, जब पेड़ था तो भी वो एक लकड़ी था, उसको काट के लकड़ी बनाया गया, लकड़ी को तब्दील करके अलग तरह के फर्नीचर्स बनाए गए। तो लेवाइजर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मास कंजर्व हो रहा है, यानी कि जो मास है हमारा, जितना पहले मास पेड़ का जो मास था वो तो नहीं रहा, बट उसकी शक्ल तब्दील होती गई। तो ये इनका मानना था। बट हकीकी मानों में ऐसा होता नहीं है। मतलब ये जब कंसेप्ट उन्होंने दिया तो ठीक था। देखो जब नई चीज़ जब आती है किसी भी फील्ड में, किसी भी नई तो कोई बात कही जाती है तो पहला तो उसको एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जब इन्होंने अपने इस नज़रिए को लोगों के सामने रखा तो उन लोगों को बहुत दुश्वारी हुई इसको एक्सेप्ट करने में। बट कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए उन्होंने इस बात को साबित किया कि जो मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है। तब जा कर के लोगों ने इसको मानना शुरू किया। ठीक है, तो जैसे आहिस्ता आहिस्ता लोग मानते गए। अब मानते मानते क्या हुआ, अब एक चीज़ जब आती है नई, साइंस की दुनिया में कोई नई डिस्कवरी होती है तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। अब दूसरे साइंटिस्ट भी आ गए भाई, इसके पीछे लगने लगे कि चलो लेवाइजर ने ये कंसेप्ट दिया है कि मास को ना हम पैदा कर सकते हैं ना ही फना कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है, हम इसको देखते हैं। अब जब इसमें देखा गया तो एक रिएक्शन ऐसा मिला, जिस रिएक्शन में, वो रिएक्शन मैं एग्जैक्टली यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा लेक्चर। जस्ट फॉर एग्जांपल आप समझ लो, कोई एक रिएक्शन हुआ, पूरा रिएक्शन में इस साइड जब रिएक्टेंट था तो उस रिएक्टेंट का कोई आपका 44 ग्राम मोलिकुलर मास था। बट जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई एक्चुअल मतलब रिएक्शन का ये डाटा नहीं है। अब प्रोडक्ट जो मिला उस प्रोडक्ट में हमें 40 ग्राम ही मिला। तो अब उनके अकॉर्डिंग, उनके लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी 44 ग्राम ही मिलना चाहिए था प्रोडक्ट में, क्योंकि मास को ना हम पैदा कर सकते हैं ना फना कर सकते हैं, तो मास डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर तो ये डिस्ट्रॉयड हो गया। 4 ग्राम का मास कहाँ गया? तो अब भाई उस वक्त अल्बर्ट आइंस्टाइन लीडर थे सारे साइंटिस्ट के, उनका बोलबाला था। अब उनके पास गए लेकर के इस रिएक्शन को, जरा बोले अल्बर्ट आइंस्टाइन को, सर जी जरा बताइए कि आखिर ये हुआ क्या। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके ऊपर मुशाहिदा किया, उस पर गौर फिक्र किया, तब जाकर के उन्हें ये समझ आया, तब उन्होंने ये बताया कि सीधा बोला बे गधो ना, मतलब ऐसे नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ। तो वो बोला कि लेवाइजर ने जो बात कहा है कि मास को हम लोग ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक शक्ल दूसरे शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि इसका कहना तो ये सही है, बट यहाँ पर कुछ और बातों को ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा, है ना? अभी तक मैंने सिर्फ मास तक था, अब बात आती है एनर्जी की। एनर्जी भी किस तरीके से कंजर्व ये इसके बाद हुआ था। इन्होंने जो अपना उस एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद आइंस्टाइन ने ये एक इक्वेशन दिया था, E = mc²। इसको आपने देखा भी होगा, बहुत बार सुना भी होगा, बहुत फेमस ये आपका है। ठीक है, उनका ये कहना था कि जो 4 ग्राम यहाँ से इस रिएक्शन से जो 4 ग्राम जो गायब हुआ है मास, वो मास एक्चुअली में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। क्या हुआ है बाबू, वो जो मास था, ये 4 ग्राम जो मास था हमारे पास, ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ये हमें किसने बताया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और इसके फर्दर उन्होंने और बहुत सारी रिसर्चेस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर जाके वो इस कंक्लूजन पे निकले। ये एक इक्वेशन उन्होंने निकाला कि कितना एनर्जी से हमें कितना मास मिलेगा। जस्ट फॉर यहाँ 4 ग्राम मास हमारा कन्वर्ट हो गया है एनर्जी में, तो 4 ग्राम यहाँ m मतलब मास है, E फॉर एनर्जी है, C यहाँ पर हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है बाबू? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड की लाइट होती है वही कितनी होती है? लाइट आपकी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। तो लाइट C की जगह ये वैल्यू हम रखेंगे, C एक कांस्टेंट है, वो पता है अपने को। मास कितना मिला? 4 ग्राम। अब उस 4 ग्राम को हम इससे मल्टीप्लाई करते, जितना आएगा वो हमें एनर्जी दे देगा। मतलब ये 4 ग्राम जो मास था वो कितना एनर्जी, वो कन्वर्ट होकर हमें कितना एनर्जी दे रहा है, ये इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं। मतलब ये इक्वेशन हमें यही बताता है कि कितना मास से हम कितना एनर्जी ले सकते हैं और कितना एनर्जी से हम कितना मास ले सकते हैं। बट बस सिंपल था ये। तो अब यहाँ से इस लॉ में थोड़ा सा क्या हुआ, आपका करेक्शन आया। करेक्शन ये आया, आइंस्टाइन साहब ने बोला ठीक है मास कहना है, मास एंड एनर्जी, यहाँ पे एक वर्ड फिर एनर्जी भाई है। मास एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग शक्ल में हम उसको तब्दील कर सकते हैं। मास तो अलग शक्ल में तब्दील हो ही रहा है, एनर्जी भी होती है, ठीक है।
और इसके अलावा मास और एनर्जी भी आपस में कन्वर्टेबल है, मतलब मास और एनर्जी आपस में कंजर्व है ना। अब थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग चकरा रहा होगा कि क्या बोल रहे सर, है ना। क्या बोला मैंने, मास और एनर्जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E = mc², से यही पता चला कि मास और एनर्जी आपस में कंजर्व है। मतलब आप जो मास, आप जैसे कि मैंने अभी कोयला का एग्जांपल दिया आपको ना, ये कोयला जलाया जा रहा है, तो कोयला एक तरह का मास है, वो कोयला जलाया जा रहा है, उससे हमें क्या एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ होता है, खाना पकाने में होता है बहुत जगह पे। घरेलू पहले घर में बहुत होता था खाना पकाने में, इसके अलावा रेलगाड़ी चलती थी पहले, छुक छुक गाड़ी, है ना, कोयला से, तो एज ईंधन उसको इस्तेमाल किया गया ईंधन के सोर्स पर। तो हमने मास लगाया, वहाँ से हमें क्या एनर्जी मिली, हीट एनर्जी मिली। यही है कि मास और एनर्जी आपस में कंजर्व, जितना मास लगाओगे आपको एनर्जी उतनी ही मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर ज़्यादा मिल गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी खत्म हो जाएगा, वहाँ से इनवैलिड। समझ आया बात। उस तरीके से मोमबत्ती जल रही तो मोम तो पिघल रहा है, मोम खत्म हो रहा है, बट उसके एक्सचेंज में हमें मिल क्या रहा है, वहाँ पे भी तो हमें लाइट एनर्जी मिल रही है। वो मोमबत्ती जल के क्या दे रहा है, अगर सिर्फ आप फीता को जला दो तो फीता तो खत्म हो जाएगा, जब फीता को जलने में कितना टाइम लगेगा, बट वो फीता उतना देर तक क्यों जलता है, मोम की वजह का, मोम सपोर्ट दे करके। तो मोम वहाँ पर एज अ मास का काम कर रहा है, मास वहाँ कन्वर्ट होकर क्या हमें एनर्जी दे रहा है। तो यही बताया हमें इस इक्वेशन से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, E = mc² से, कि मास और एनर्जी हमारा क्या है, आपस में कंजर्व है। कितना मास लगाने से कितना एनर्जी मिलेगा, या कितना एनर्जी लगाने से कितना मास मिलेगा, ये इस इक्वेशन से हमें पता चलता है। यहाँ पे कांस्टेंट हमारा है C का, इसको यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, है ना। हो सकता है कि आप लोगों को दिमाग में एक सवाल आ रहा हो कि सर आइंस्टाइन ने आखिर स्पीड ऑफ लाइट को ही कांस्टेंट क्यों लिया। तो अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, मैं बताऊंगा नहीं। ओ बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है ये। हाँ, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पर कि आखिर यहाँ पे सी लाइट को ही उन्होंने क्यों लिया एज अ कांस्टेंट, और लाइट को लिया तो वो भी ठीक है, स्क्वायर ही क्यों लिया, सिंपल सी भी तो ले सकते थे। तो रीजन्स तो होंगे इसके पीछे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा सस्पेंस मैंने कर दिया, आप इसको रखिए, बताऊंगा बाद में। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं, आ गई। तो ओवरऑल अभी एट प्रेजेंट जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी का जो रेपुटेशन, जो लेवल है, जिसका पोजीशन वो यही है कि मास को हम ना डिस्ट्रॉय कर, मास और एनर्जी को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम क्रिएट कर सकते हैं, बट इन दोनों को हम लोग आपस में चेंज करके अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हैं। बस खत्म हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। और ये इक्वेशन हमें क्या बताता है भैया, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, एनर्जी और मास के बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा ही पूछता है वो लोग, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास। तो यही रिलेशन है, E = mc²। हु गिव्स दिस एनर्जी, सॉरी हु गेव दिस रिलेशन, इस रिलेशन को दिया किसने, तो हमारे महान साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, एक लाइन और आपकी बुक में है, बोल रहे द सम ऑफ टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या बोलना चाह रहा आपका वो, द सम, लिखिए साथ साथ लिखिए, द सम ऑफ मास एंड एनर्जी, the sum of mass and energy of the system, the sum of mass and energy of the system always remains constant। हमेशा कांस्टेंट है, मतलब अगर एक सिस्टम है तो उस सिस्टम में जितनी मास और एनर्जी मौजूद है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगी। बस क्या होगा, मास एनर्जी आपस में कन्वर्ट होते रहेंगे, इनकी शक्लें बदलते रहेंगी, बट वो जिस क्वांटिटी में प्रेजेंट था उसी क्वांटिटी में रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल जो हमारा यूनिवर्स है, या हमारा हम लोग अर्थ का अपना एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारे अर्थ में जितना मास और एनर्जी आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले था, यानी कि जब ये दुनिया बना था तब था, उतना ही आज भी है। बट फर्क क्या है कि जिस शक्ल में वो पहले मौजूद था अब उस शक्ल में मौजूद नहीं है, दोनों का शक्ल बदल गया है। पहले वो किसी और फॉर्म में था, अभी किसी और फॉर्म में है, बट जो क्वांटिटी है मास एनर्जी की जो पहले थी वही अभी है। यही चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। और अगर मास एनर्जी आपस में कन्वर्टिबल नहीं होते तो हम आज के दौर में इतने तरक्की कर भी नहीं पाते, क्योंकि हम यही तो करते हैं, मास को तोड़ करके एनर्जी बनाते हैं, फिर एनर्जी को तोड़ करके मास में कन्वर्ट कर देते हैं।
और इसका सारा क्रेडिट जाता है हमारे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक है, ये आप, हाँ, अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कोई बोले तो आप ये भी बोल सकते हो, मास एंड एनर्जी, द सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर ऑलवेज दो बार आए, मतलब समझ लो हमेशा हमेशा के लिए वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ख़त्म हो गया, और इसमें कुछ मेरे पास बताने के लिए नहीं है। चैप्टर ख़त्म, कंसेप्ट इतना ही है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो बस ख़त्म हो गया लेक्चर। इसके बाद हमारा सेकेंड लेक्चर आ जाएगा इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।